नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीप सिंह जी मेरे साथ जुड़ेंगे। इनसे जानने की मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के हालात किस कदर कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि ख़राब है, क्योंकि लगातार यहाँ पर हमले जो हैं वो हो रहे हैं। 18 लगभग जम्मू कश्मीर में 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें आर्मी वाले भी हैं और 10 जो है वो यात्रु भी हैं। लेकिन यहाँ ढिंढोरा ये पीटा जा रहा है कि लोग जो है श्रद्धालु बहुत आ रहा है, अमरनाथ यात्रा चल रही है। इलेक्शंस की मीटिंग कल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ली है, लेकिन उसमें 20 डीसीज को बुलाया गया, लेकिन निकल के क्या आया, ये कहा गया कि आप जाके लिस्टें नहीं तैयार कीजिए। जगदीप जी, अभी जो है इलेक्शन हुई है एमपी, अगर लिस्टें अभी तैयार करनी है तो पिछले 2014 से लेके 2024 तक क्या कर रहे थे ये लोग? नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, कहावत है, कोई मरे चाहे जिए, सुथरी घोल बताशा पिए। बिल्कुल यही परिस्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर की है और ये कहावत पूरी तरह से मुफीद और सटीक बैठती है मौजूदा सरकार पर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगुवाई में मैं ये कहूँगा कि चल नहीं रही। अलबत्ता एक तरह से एक तरह का धोखा, एक तरह की साजिश, एक तरह का भ्रष्टाचार जो है वो हमारे लोगों के साथ, इस प्रदेश के साथ निरंतर होता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस आतंकवाद को ख़त्म करने का दावा खम ठोक कर भाजपाई शीर्ष नेतृत्व आरंभ से करता चला आ रहा है, उसकी वास्तविक हकीकत क्या है वो हमने देख ली। 12 जुलाई से लेकर अगर अब तक बात करें 12 जून से लेकर, तो 18 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें 10 नागरिक और 8 जवान हैं। कई ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो जम्मू खित्ते में हुए, जो अब तक शांत माना जाता रहा है और रहा भी है। मैं ईमानदारी से आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं गुलशन जी, कि हमने जो करीब करीब 4.25 दशकों का आतंकवाद का वो सुरखुर स्याह दौर देखा है, तो एक वक्त आया जब कश्मीर में आतंकवाद पर मनमोहन साहब की जब सरकार थी, उस दौरान काबू पाया गया। और उसके बाद आप देखिए पीर पंजाल साल 2003-04 में जब ऑपरेशन सर्प विनाश के बाद की परिस्थितियां थी, ये पूरी तरह से आतंक मुक्त इलाका था। लेकिन ये जो आतंक की चिंगारी नए सिरे से पीर पंजाल से उठी है, ये वादिय चिनाब से होती हुई कंडी इलाके को अब अपनी जद में ले चुकी है। और परिस्थिति ये है कि आए दिन निरंतर ताबड़तोड़ आतंकी हमले हो रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं बड़े साफ गोई के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिस शख्स को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जो शख्स अपना व्यक्तिगत चुनाव हारा, उसे हमारे सर पर थोप दिया गया, यहाँ बिठा दिया गया। और कोड़ में खाज ये कि उसके बाद जितनी उम्दा किस्म की टॉप क्लास की जो ब्यूरोक्रेसी थी, जितने हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है ब्यूरोक्रेसी का, IAS हैं, वो सारे बाहर से लाए गए। और भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि पहले 1300 करोड़ का गड़बड़ झाला हुआ, जो किसी विपक्षी जमात ने आरोप नहीं लगाए, बल्कि इन्हीं की सरकार के एक IAS वर्किंग IAS ऑफिसर ने लगाए। और वो दलित IAS ऑफिसर यहाँ तक कह के हटा कि उसको उसकी जाति की वजह से एक तरह की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। और अब जो ताज़ा खबर है वो ये बताती है, इट्स आई वुड लाइक टू से बिनाइंगली कि इट्स सच काइंड ऑफ शेम कि विच डजंट नीड एनी मोर प्रियम्बल। मतलब मैं आई यूज्ड टू से ऑल द टाइम दैट आई एक्यूज BJP are pursuing a vendetta against Congress, but honestly if you will ask me, हालत ये है कि आज से 2 साल पहले अपने बेटे की सगाई के लिए कार्यक्रम 7 अकबर रोड में ये मनोज सिन्हा जो है ये करवाता है, हमारा LG। और उसमें उस कार्यक्रम में 10 लाख से ज़्यादा रुपए जो हैं वो हमारे खर्च होते हैं। 8,085 रुपये के करीब एक थाली जो है, यानी 2 वक्त का खाना। आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है। हमारा एक आम दिहाड़ीदार पूरे महीने में 8500 रुपया नहीं कमाता, और इन्होंने आलम ये कर दिया है कि लोगों का पैसा, लोगों की मेहनत मशक्क़त का पैसा जो टैक्स के जरिए इन तक जाता है, जिसे हर आदमी पे करता है, भले ही वो टैक्स पेयर है या नहीं है, उसका इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल।
कल तक ये कहते थे फारूक अब्दुल्ला पर करप्शन के आरोप लगाते थे, कभी पीडीपी पर लगाते थे, कभी किसी विपक्षी जमात पर लगाते थे। पिछले 10 सालों से ये लोग यहाँ पर चुनाव नहीं करवा रहे। क्या एक भी ऐसा नेता है जिसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध हुए? और अब ये जो आरोप लगे हैं गुलशन जी, ये इन्हीं के एक IAS ऑफिसर ने जो कंसर्न डिपार्टमेंट को देखता, और नितेश्वर कुमार का नाम है उसमें, जो मनोज सिन्हा के खास अधिकारियों में से एक है। और देखिए कितनी कनिंगली, कितनी धोखे से उस जो कार्यक्रम है उसको सरकारी कार्यक्रम का रंग देने की कोशिश की गई, चतुराई से बोल, जबकि वो इनके बेटे की सगाई थी। ये शर्मनाक है। भाजपा को इस पर जवाब देना चाहिए अशोक कौल को, जो बड़ा दावा ठोकते रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। अरे इनकी तो हालत ये है, इन्हीं का MLC विक्रम रंधावा जब सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलता है कि डॉक्टर जतिंदर सिंह जो है वो करप्ट है, डॉक्टर जतिंदर सिंह के निज़ाम में यहाँ पर जो है माइनिंग को लेकर इतनी बुरी तरह से जो है वो भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है दूसरे दिन यू टर्न ले लेता है। क्या तब आपने देखा कि भाजपा ने किसी किस्म का कोई संज्ञान लिया? उसी जतिंदर सिंह को दोबारा टिकट दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये गले तक भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं। और मैं मनोज सिन्हा के लिए ये कहना चाहूँगा, ठीक है आपको LG बनाकर भेजा, एक संवैधानिक पद है, उसका एक सम्मान है, लेकिन आपने उस सम्मान का क्या हश्र किया है? आप अपने बेटे की सगाई करते हैं लोगों के पैसे पर। और ये कोई आरोप बाहर का आदमी नहीं लगा रहा है, ये खत लिखा है आप ही के एक IAS ऑफिसर ने, जो शायद गुजरात से हैं, और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई जवाब दिया आज तक आपने? और अगर अब आप वो 10-11 लाख रुपया, 10.5 लाख रुपया जमा भी करवा देते हैं, तो क्या ये मोदी सरकार की कार्यशैली पर, मोदी सरकार की वो जो भ्रष्टाचार मुक्त निजाम की ये जो ढिंढोरा पीटते हैं, उसके मुंह पर एक करारा तमाचा नहीं है? और अगर आप ये कर रहे हैं, ये तो अभी आपके एक IAS ऑफिसर ने बताया, और ना मालूम कितने गड़बड़ झाले आपने किए होंगे, कितने करप्शन आप कर चुके हैं, और किस तरीके से आप यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को चला रहे हैं। एक तरफ आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, दूसरी तरफ आपने यहाँ के नेताओं को एक तरह से अबंग बनाकर घर बिठा दिया है, और सत्ता आप चला रहे हैं, और उसमें जितने आपके आला अधिकारी हैं तमाम के तमाम बाहर के कैडर से आपने लाए हैं। क्या जम्मू कश्मीर में लोकल जो है IAS नहीं है? जगदीश जी मैं आपको रोकूंगा, इलेक्शंस की बात की जा रही है। कल 10 जुलाई को एक मीटिंग हो रही थी, लेकिन 11 जुलाई को हुई। 20 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो थे वो वहाँ पहुँचे। मीटिंग के बाद ये कहा गया कि नई तरीके से लिस्टें बनाई जाए। अभी MP इलेक्शंस हुए हैं, अब फिर से लिस्टें बनाएंगे, यानी कि कछुए की चाल से ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन होगी। लगभग 45 दिन पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, अगर इलेक्शन करवानी हो तो। क्या लग रहा है, भाजपा डर रही है इस इलेक्शन से? देखिए, आपको याद होगा जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो उस वक्त हमारे स्पीकर ने इमरजेंसी का हवाला दिया जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में लगी। अब देखिए इसके पीछे की मानसिकता। कांग्रेस ने बड़ी साफ गोई से ना केवल उन चीज़ों को माना, और जहां पर कांग्रेस को सियासी नुकसान हुआ वो भी कांग्रेस ने भुगता। लेकिन आप देखिए विगत 2014 से लेकर अब तक आप एक ऐसे अघोषित आपातकाल में हैं जहां पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, जहां पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, MLAs की खरीद फरोख्त होती है, बनी हुई सरकारों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, और तो और जो हमारा प्रजातंत्र, हमारा लोकतंत्र जिन 4 स्तंभों पर टिका है, फिर वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधानपालिका हो या पत्रकारिता हो, आज वो दंडवत अवस्था में इनकी सत्ता की देहरी पर वो मतलब दंडवत अवस्था में लेटे हुए हैं। अपना सब कुछ जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और जिस चुनाव आयोग की आप बात कर रहे हो, मैं तो अक्सर कहता हूँ ये तो मर चुका है, मरा हुआ चुनाव आयोग। आपने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग के साथ और उसकी स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ हुआ। सबसे पहले 2 चुनाव आयुक्त, एक रिटायर हुए, दूसरे ने नामालूम कारणों के चलते मिस्टर गोयल ने इस्तीफा दिया, कोई जवाब नहीं आता। रातों रात सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अध्यादेश लाकर पलटा जाता है, और चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है उसके लिए एक नया विधान जो है वो लाया जाता है, जिसमें स्वयं मोदी जी होते हैं, इनका एक चाटुकार मंत्री होगा, और तीसरा नेता प्रतिपक्ष जिसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं। और उसके बाद हमने पिछले चुनाव में देखा कि हालात कैसे रहे। कितनी ऐसी सीटें हैं, कहीं लाइट बंद हो गई, कहीं पर वोटिंग मशीन जो है वो जितने वोट बता रही है उससे ज़्यादा वोट जो है वो रिकॉर्ड होते हैं।
कई ऐसी, और देखिए सबसे बड़ा मैं कहूँगा इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपका ये अधिकार है कि अगर आपको लगता है कि आपके इस इलेक्शन में कहीं कोई धांधली हुई है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि आपको करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा अगर आपको दोबारा से आवेदन देना है। ये हालत बना के रख दी है ताकि कोई आवेदन करे। एक आम कैंडिडेट जो उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो कहाँ से दोबारा आवेदन करेगा। तो आप इस चुनाव आयोग से कोई तवक्को मत रखें। ये चुनाव आयोग जो है ये अपनी स्वायत्तता को, अपने ईमान को, अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर चुका है। और ऐसी परिस्थितियों में अगर यहाँ पर चुनाव होते भी हैं, देखिए ईवीएम एक बड़ा मुद्दा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस देश के लोकतंत्र के साथ, इस देश की आज़ादी के साथ और इस देश के मुस्तकबिल के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और न केवल कांग्रेस बल्कि मैं कहूँगा इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने इस पर बड़ी कड़ाई से अपनी बात रखी है, बावजूद उसके चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। और इससे पहले मैं बड़ी बार ब्रीफ कर चुका हूं बड़े सारे मंचों के माध्यम से कि कितने ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर खड़े हैं, बावजूद उसके। नहीं, एक चीज़ और भी है ना, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन दी गई थी सितंबर से पहले यहाँ चुनाव होना चाहिए। अगर ये चुनाव नहीं कराते किसी भी कारणों से, कि कारण इन्होंने ही देना है, अगर कारण दे दिया तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो है वो अवमानना नहीं होगी यहाँ पर, अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होता। गुलशन जी, ये तो मजाक वाली बात हो गई ना। ये कोई पहली बार अब मानवा हो रही है क्या? अब मानवा जो आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, जब दिल्ली सरकार के हक हकूकों की बात आई थी तब क्या अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं गया था? ये अभी जो मैं चुनाव आयोग का बताकर हटा हूँ, क्या तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं गया था? तो हकीकतन स्थिति ये है कि हम एक ऐसे अघोषित आपातकाल में, एक डिक्टेटरशिप में हम जी रहे हैं। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि ये हमारा जो देश है, ये इस देश का एक, आप कहिए एक ऐसा इतिहास रहा है हमारे लोगों का कि इस देश ने कभी भी वो जो संकीर्ण मानसिकता है, सांप्रदायिक जहर की जो भावना है, उसको कभी स्वीकार नहीं किया। अयोध्या इसकी सबसे बड़ी आपके सामने ताज़ा उदाहरण है, ताज़ा मिसाल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज चाहे भले ही मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल आरंभ हुआ है, लेकिन वो जिन बसाखियों पर खड़े होकर ये सरकार चला रहे हैं, कम से कम अभी आप ये एक तवक्को कर सकते हैं कि उस तरीके के तानाशाही फैसले और वो तुगलकी फरमान जो जारी हुआ करते थे, रातों रात सरकारें पलट जाती थी, कम से कम उस पर रोक लगी है। और यहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, मैं फिर से कह दूँ, क्योंकि एलजी जो मनोज सिन्हा है, ये साबित हो चुका है इन्हीं के अफसरों के जरिए कि ये निहायत करप्ट, भ्रष्टाचारी किस्म के तथाकथित तौर पर एलजी हैं। क्योंकि इन पर जो आरोप लगे हैं, फिर भले ही वो जल शक्ति घोटाले की बात हो या अब ये जो हमने अभी सुना, ये तो नितांत शर्मनाक है। आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग अपने बेटे की, हु इज़ द अनुभव सिन्हा, मतलब कल तक हम जय शाह से उसके कार्यकाल को देख रहे थे किस तरीके से बीसीसीआई पर वो काबिज होता है, क्योंकि वो अमित शाह का बेटा है। आज हम देख रहे हैं एक नया जय शाह यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पैदा कर दिया आपने। अरे भाई, सगाई आपकी है, आप सरकारी आवास में 8,000 साढ़े 8,000 रुपये का खाना आप अपने मेहमानों को खिलाते हैं लोगों की जेब में से। क्या ये, और उसमें लिखा हुआ है, ये शब्द है कि ये चीटिंग है, ये धोखा नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं, तो और क्या है मुझे बताइए। बहरहाल बहुत 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 धन्यवाद जगदीप जी हमसे बात करने के लिए। देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर की बात जब की जाए, 2014 से लेकर 2024 हो चुका है, इलेक्शन होने का नाम जो है वो ऐसा लग रहा है नहीं होगी, क्योंकि लगातार जब मीटिंग की जाती है उस मीटिंग के बाद ये निकल के आ रहा है कि देखिए जिस हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर का रवैया था, ये कहा गया जाइए लिस्टें बनाइए, इलेक्शन होती कि नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के एलजी के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगना कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बेटे के लिए जो है सरकारी पैसे का जो है वो दुरुपयोग किया है, सबसे बड़ी बात यह है। देखिए, एलजी एक संवैधानिक पोस्ट है, उस संवैधानिक पोस्ट का कहीं ना कहीं अगर ये सही तरीके से उपयोग करते तो आज जम्मू कश्मीर इलेक्शन होते, और इलेक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं जो जनता है उसको राहत मिलती। बहरहाल राहत कब मिलेगी, किस तरह मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये आपको लाइव दृश्य अच्छे लग रहे हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट